वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे की शादी। मातंगी बुआ ने घर में घुसते ही प्रश्नों की बौछार कर दी थी। अरे अंबिका, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तूने शादी करने का फैसला किया है? चलो, देर से वे तुझे समझ तो आई। बस एक ही बात का अफसोस है कि तेरे पिता को यह दिन देखना बदा न था। कहकर वे बैठक में पालटी मारकर बैठ गई और बोली, अब बता, लड़का कौन है, कैसा है तो अपनी ही जात बिरादरी का ना? नहीं बुआ, अंबिका की छोटी बहन राधिका बोली। महेन उत्तर भारत का रहने वाला है। उसके परिवार के लोग कई पुश्त पहले सिंगापुर में जा बसे थे। ये लोग, बुआ ने मुंह बनाया। एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा। क्यों अंबिका, तुझे अपनी जात में कोई लड़का नहीं मिला जो इस सिंगापुरिया को जा पकड़ा? तेरा भी काम जग से निराला ही होता है। खैर, तू जाने तेरा काम। अब तू बच्ची तो रही नहीं कि कोई तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाए। फिर भी एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि लड़के के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लेना। ऐसा न हो कि आगे चलकर पछताना पड़े। लड़कों के बारे में पहले ही दो बार धोखा खा चुकी है। अंबिका का चेहरा मलिन हो गया। बुआ ने उसकी दुखती रग पर हाथ जो धर दिया था। क्या यह उसका अपराध था कि वह 2 बार शादी के लिए ठुकराई जा चुकी थी? उसने उफनते मन से सोचा, उसमें क्या कमी थी? क्या वह सुंदर न थी, सुयोग्य न थी, जो पहले प्रकाश फिर अविनाश उसे ठुकराकर चल दिए थे? अंबिका को उनके द्वारा दिए गए आघात से उबरने में सालों लग गए थे। कुछ दिन तो वह विक्षिप्त सी हो गई थी। लगता था आंसुओं के सैलाब में वह खुद भी बह जाएगी, पर धीरे धीरे तटस्थ हुई। फिर भी उसके अंदर एक हीन भावना ने घर कर लिया था। वह अंतर्मुखी हो गई थी। घर और कॉलेज दोनों के बीच उसकी दुनिया सिमट कर रह गई थी। बुआ और राधिका कुछ जरूरी खरीदारी के लिए चल दी। अंबिका घर के पिछवाड़े जा बैठी। मन में तरह तरह के विचार उमड़ने घुमड़ने लगे। बुआ की बातों ने अंबिका के मन में एक तरह के भय का संचार कर दिया था। सच तो कह रही थी बुआ कि वे महेन के बारे में जानती ही क्या थी। बस थोड़े दिनों की पहचान के बाद ही वह उसके हृदय के निकट आ गया था और अब वे दोनों विवाह बंधन में बंधने जा रहे थे। अंबिका को उसकी पहली मुलाकात याद हो आई। वह सड़क पर पानी में भीगती हुई खड़ी थी कि सहसा एक कार उसके पास आकर रुकी और ड्राइवर ने उससे पूछा, मैडम, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? इस आंधी पानी में आपको रिक्शा मिलने वाला नहीं है। अंबिका को हिचकिचाते देख हुए व्यक्ति फिर बोला, घबराइए नहीं, मैं इसी सामने वाले बैंक में अधिकारी हूँ। मेरा नाम महीन भारद्वाज है। मैं अंबिका अय्यर हूँ, उसने कहा था। घर पहुंचकर अंबिका ने शिष्टाचारवश महेन को कॉफ़ी पीने के लिए आमंत्रित किया। महेन आंख फाड़े उसके मकान को देख रहा था। आप इस हवेली में रहती हैं? महेन ने पूछा। अंबिका की हंसी छूट गई। हवेली तो क्या है, एक पुराना मकान है। मेरे पिता ने इसे अपने किसी परिचित से मिट्टी के मोल खरीद लिया था। आप इसे मकान कहती हैं? यह तो अच्छा खासा महल है। वाह, क्या नक्काशी है! जरा फर्श की टाइल की डिज़ाइन तो देखिए, लगता है कोई ईरानी कालीन बिछा है। देखकर तबीयत खुश हो गई। फिर कॉफ़ी का घूंट भरकर वह बोला, वाह, आपकी तरह आपकी कॉफ़ी भी लाजवाब है। मुझे पुरानी वस्तुओं को संग्रह करने का बड़ा शौक है। करीब 200 तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं मेरे पास। कभी मेरे घर आइए तो दिखाऊंगा। लेकिन कभी क्यों, इसी रविवार को आइए, मैं आपको चाइनीज़ चाय पिलाऊंगा। वह अभी बैठा बातें कर ही रहा था कि राधिका आ गई थी। अंबिका ने उसका परिचय महेन से कराया। महेन के जाने के बाद राधिका ने नागपुर सिकोड़ कर कहा था, दीदी, तुम भी कमाल करती हो। एक अनजान आदमी को घर में घुसा लिया। यदि वे चोर, डाकू या ठग होता तो? महेन से शादी तय होने के बाद एक दिन अंबिका ने हंसकर उससे कहा था, महेन, राधिका ठीक ही कहती थी। तुम चोर, डाकू व ठग निकले। मैं चोर? वह कैसे? आश्चर्य का भाव लिए महेन बोला, तुमने मेरा दिल जो चुराया। ओह, और डाकू? तुमने मेरे मन पर डाका डाला। और ठग? नहीं, वह शायद तुम नहीं हो। अंबिका ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा था। उसे याद आया, एक बार वह और महेन बैठे बातचीत कर रहे थे। उसने महेन के कंधे पर सिर रखते हुए कहा था, महेन, सच सच बताना, तुम मुझसे शादी किस लिए कर रहे हो? महेन ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, अब बता ही दूँ? हाँ हाँ, बताओ ना। तुम कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हो। और अंबिका ने उसे प्यार से एक धौल जमाई थी। अंबिका को अब भी विश्वास नहीं होता था कि महेन जैसा व्यक्ति उसे अपना जीवन साथी बनाना चाह रहा था। एक तरफ मन पुलकित हो रहा था
दूसरी तरफ एक अनजाने भविष्य की कल्पना से उसका दिल बैठा जा रहा था। क्या सचमुच उसके दिन पलटेंगे? 40 वर्ष एकाकी जीवन बिताने के बाद क्या उसकी आशाएं फलीभूत होंगी? क्या उसे भी वह सब कुछ मिलेगा जो हर औरत चाहती है, यानी घर, पति और बच्चे? अंबिका को अपना सहमा बचपन याद आ गया। बीमार माँ की तस्वीर आंखों में तैर गई। उनका पीला चेहरा, दमे से जर्जर शरीर। आए दिन वे खाट पकड़ लेती और घर का भार नन्ही अंबिका के अपरिपक्व कंधों पर आ पड़ता। माँ के निधन के बाद अंबिका ने घर का भार संभाल लिया। गुड़ियों से खेलने की उम्र में नून तेल की चिंता में डूब गई। कब बचपन बीता और कब जवानी में कदम रखा, इसका उसे पता ही न चला। कभी कभी मातंगी बुआ गांव से महीने भर के लिए आ जाती और हर बार पिताजी से एक ही राग अलापती। रघुनाथ, बिना औरत के तेरी गृहस्थी चौपट हो रही है, तो दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेता? इस उम्र में दूसरा ब्याह? नहीं नहीं अक्का। अरे तो फिर कम से कम अंबिका का ही विवाह कर दे। ताड़ जैसी लंबी होती जा रही है, एक तो ठिकाने से लगे। अंबिका ने मुंह बनाया। बुआ, मैं भी शादी नहीं करूँगी। बुआ जब भी आती अंबिका को समझाने की कोशिश करती। अरे बिटिया, शादी के बिना लड़की जात का निस्तार नहीं है। कुंवारी लड़की पिता के घर में बैठी रहे तो लोग क्या कहेंगे? मेरी मान, एक औरत का सच्चा जीवन साथी उसका पति ही होता है। वह अपने ससुराल में ही शोभा देती है। एक अकेली औरत को ये समाज चैन से जीने नहीं देता। मेरी बात गांठ मान ले। अकेली क्यों? पिताजी हैं, राजू व राधिका है। लो सुनो, अरे पिताजी का साया सिर पर कितने दिन रहेगा, और भाई बहन वे जवान होते ही अपनी राह पकड़ेंगे। लेकिन अंबिका ने उनकी एक ना सुनी। अंबिका कॉलेज गई तो पहले ही दिन प्रकाश से उसका साक्षात्कार हुआ। प्रतिभावान, सुदर्शन प्रकाश पहली नज़र में ही उसकी नज़रों में समा गया। विवाह के नाम से चिढ़ने वाली अंबिका मादक सपनों में खो गई। प्रकाश में दिलो जान से उसे चाहने लगा। अब दोनों आतुरता से एक दूसरे की राह देखते और परस्पर मिलने के बहाने ढूंढते। धीरे धीरे दोनों ने यह तय कर लिया कि वे कॉलेज की पढ़ाई पूरे होते ही विवाह करेंगे और फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाएंगे। अचानक छोटी बहन राधिका घर से भाग गई। रघुनाथ ये आघात बर्दाश्त न कर सके। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। भागने के 4 दिनों बाद राधिका बीमार पिता को देखने अस्पताल आई। उसके साथ पड़ोस का आवारा लड़का दिनेश था। अंबिका ने बहन को आड़े हाथों लिया। अरे, यूँ भागकर चोरी छिपे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे बताती तो मैं किसी तरह पिताजी को राज़ी कर लेती। दीदी, पिताजी तो शायद मान जाते, पर दिनेश के माता पिता उसकी शादी किसी मालदार लड़की से करना चाहते थे। फिर उसने तनिक लजाते हुए बताया कि उसका दिनेश के साथ प्रेम प्रसंग कई महीनों से चल रहा था और अब उसे गर्भ ठहर गया था। बहन की दिलेरी देख अंबिका स्तब्ध रह गई। इधर अचानक प्रकाश ने ऐलान किया कि उसे एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है और वह जल्दी से अमेरिका के लिए रवाना होना चाहता है। अंबिका, तुम भी साथ चली चलो, हम लोग वहीं शादी कर लेंगे, प्रकाश ने कहा था। ऐसे कैसे चली चलूँ प्रकाश? वह आंखों में आंसू भरकर बोली। तुम तो देख ही रहे हो, मेरे पिता अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं और मेरी बहन आसान प्रसवा है। वह सब मैं कुछ नहीं जानता, प्रकाश ने उसकी बात काटी। तुम पारिवारिक झमेलों में फंसी रही तो तुम्हारी ज़िंदगी मिट्टी हो जाएगी। मेरा कहा मानो, सब जिम्मेदारियां झटक दो, सब बंधन तोड़ दो और अपना भविष्य बनाओ। पर अंबिका ऐसा ना कर सकी। प्रकाश चला गया और धीरे धीरे उसने अंबिका से अपने सारे संपर्क तोड़ दिए। अंबिका महीनों रोती रही। जब थोड़ा संयत हुई तो उसने शोध कार्य करने का निश्चय किया। इस सिलसिले में उसका अपने विषय के प्रोफेसर श्री सेठी के यहाँ आना जाना होने लगा। समय धीरे धीरे सरकता रहा। छोटा भाई राजू एक संगीत ग्रुप में जा मिला था और गिटार बजाते देश विदेश घूम रहा था। राधिका पति व बच्चों समेत पिता के घर रहने आ गई थी। रघुनाथ को दोबारा दिल का दौरा पड़ा और इस बार उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद ली। मरने से पहले वे अपना घर अंबिका के नाम कर गए और अंबिका से वादा ले लिया कि इस घर को किसी को दान नहीं करेगी, ना बेचेगी। अंबिका एक मशीनी जिंदगी जिए जा रही थी। उसने असमय ही प्रौढ़ता का आवरण ओढ़ लिया था। एक दिन दर्पण में खुद को देखा तो काँप गई। ये बालों में सफ़ेदी, चेहरे पर लकीरें, बुझी आंखें, भिचे होठ, यौवन उतार पर था। मन तो शायद कभी का बूढ़ा हो चुका था। जब अविनाश के घर वालों से शादी का प्रस्ताव आया तो एक बार फिर मन में दबी आकांक्षाएं करवट लेने लगी। मन के तार झंझना उठे। अविनाश को देखकर फिर जीने की ललक हुई। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं कि अचानक लड़के वालों ने मंगनी तोड़ दी। कारण पूछने पर वे टाल गए। अंबिका मर्माहत हुई।
उसके आत्मसम्मान को बड़ी ठेस लगी। अविनाश से सवाल जवाब करने के बदले वह मनी मन सुलगती रही। उसने तय कर लिया कि अब वह एक एकाकी जिंदगी जिएगी। क्या पुरुष नामी जीव के बिना जीवन काटा नहीं जा सकता? क्या उसके नाम के साथ एक पुरुष के नाम का पुच्छल्ला जुड़ने पर ही उसे समाज में मान सम्मान मिलेगा? सब कुछ तो था उसके पास, प्राध्यापिका की नौकरी, सिर छिपाने का अपना घर, प्यार लुटाने को उसकी बहन के बच्चे, और क्या चाहिए था उसे? लेकिन महेंद्र से मिलने के बाद उसे लगा था कि वह इतने दिनों एक अर्थहीन जिंदगी जी रही थी। उसके हिस्से की खुशियाँ अपनी झोली में बटोरने के लिए वह ललायत हो उठी। मन में नई आशाएं, नई अभिलाषाएं अंकुरित हुईं। दीदी, राधिका ने आवाज़ दी। अरे तुम यहाँ बैठी हुई हो? बुआ और मैंने सारी खरीदारी कर ली, चलकर देखो। अंबिका जड़वत बैठी रही। यह क्या, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? राधिका, मुझे बड़ा डर लग रहा है। किस बात का डर? क्या महेंद्र से शादी करके मैं सही कदम उठा रही हूँ? अरे पागल हुई हो क्या? ये सब सोचने लग गई आप? बुआ की बातों ने मन में भारी डर पैदा कर दिया है। ओ दीदी, तुम तो जानती हो बुआ को तिल का ताड़ बना देती हैं। फिर भी जरा सोचा जाए तो बहन के बारे में हम जानते ही क्या हैं? ना उसके घर वालों से मिले हैं, पता नहीं हमारी निभेगी या नहीं। ओ दीदी, अब ये सब सोचना छोड़ो। जब शादी की उम्र थी तो शादी न की, अब इस ढलती उम्र में दुल्हन बनूंगी तो लोग हंसेंगे नहीं? लोगों के कहने की, हंसने की तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? दीदी, तुम्हारा मन गवाही देता है कि महीन भला आदमी है, तुम्हारे योग्य है, तो और क्या चाहिए? सोचती हूँ अब शादी करके क्या होगा? तुम और दिनेश तो हो ही सहारे के लिए। क्यों राधिका, तो अपनी दीदी को बुढ़ापे में सहारा देगी ना? राधिका भाव विभोर होकर अंबिका से लिपट गई। वाह दीदी, क्या भी कोई पूछने की बात है? यदि तुमने आसरा ना दिया होता तो मैं और मेरे बच्चे भीख मांगते होते। दिनेश को तो तुम जानती हो, जमाने भर का नकारा। छोड़ वह सब, अब ये तय रहा, मैं महेंद्र से शादी नहीं करूँगी। अच्छी तरह सोच विचार कर लो। सोच चुकी। अगली सुबह अंबिका उठी तो ऐसा लग रहा था कि मन में एक भारी बोझ उतर गया है। घर से निकलकर रिक्शे की तलाश में नजरें घुमा रही थी कि अचानक कानों में आवाज़ पड़ी। अंबिका, तुम? उसने चौंक कर सिर उठाया। अविनाश उसके सामने खड़ा था। यह सोचकर अंबिका के होठ संकुचित हुए, माथे पर बल पड़ गए कि यही वह फरेबी था जो शादी की बेदी पर उसे ठुकराकर चला गया था। अंबिका, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मेरे साथ एक प्याला कॉफ़ी पी सकती हो? अंबिका को हिचकिचाते देखकर उसने आग्रह किया। मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अंबिका अनिच्छा से बैठी कॉफ़ी के प्याले में चम्मच डुलाती रही। अंबिका, अविनाश बोला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। हाँ, सो तो तुम हो ही, अंबिका ने मनी मन कहा, पर प्रत्यक्ष में वे बोली, अब इन बातों से फ़ायदा? अविनाश पल भर में के लिए गंभीर हो गया और बोला, जानता हूँ गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, पर आज इतने सालों बाद तुम्हें अचानक देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। सोचा दो बातें करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ। तुम्हारे साथ भारी अन्याय हुआ और तुमने मुझे कोसा भी होगा, पर हमारी शादी टूटने की एक वजह थी। शादी के चंद रोज़ पहले तुम्हारे बहन बहनोई मेरे माता पिता से मिलने आए थे। उन्होंने मेरे माँ बाप के कान भरे, तुम्हारे बारे में काफ़ी जहर उगला। उन्होंने कहा कि तुम चरित्रहीन हो, कॉलेज में किसी प्रकाश नाम के लड़के के साथ तुम्हारा रोमांस चला था और तुम काफ़ी बदनाम हो गई थी। तुम शादी के बंधन में भी नहीं बंधना चाहती थी, वगैरह वगैरह। अंबिका स्तब्ध रह गई। झूठ, बिल्कुल झूठ, उसने तड़प कर कहा। जानता हूँ यह सब झूठ ही रहा होगा। पता नहीं तुम्हारे परिवार वालों को तुमसे क्या नाराज़गी थी जो उन्होंने तुम्हारी इतनी बुराई की। हमेशा शादी ब्याह के मामले में दूसरे लोग जलन के मारे भांजी मार देते हैं, बना बनाए काम बिगाड़ देते हैं, पर ये लोग तो तुम्हारे अपने थे, तुम्हारे निकटतम संबंधी थे। उनकी बातों से मेरे माँ बाप बुरी तरह भड़क गए। उन्हें लगा उनके साथ भारी धोखा हो रहा है। उन्होंने आव देखा न ताव चटपट मंगनी तोड़ दी और मुझे लिख भेजा। छोड़िए भी, अंबिका ने उपेक्षा से कहा, जो बीत गया सो बीत गया। तुम्हारा कहना ठीक है। कुछ देर बाद अविनाश ने कहा, अच्छा तो मैं विदा लेता हूँ। उसके जाने के बाद अंबिका बर्माहट सी बैठी रही। उसके मन में एक कोलाहल मचा हुआ था। उसके अपनों ने ही उससे छल किया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? क्यों वे अंबिका की खुशियों के आड़े आए थे? क्यों उन्होंने अंबिका का घर न बसने दिया? उसका मन रो उठा। इतना बड़ा विश्वासघात, इतना भारी छल, क्या ये सब सिर्फ इसलिए कि अंबिका उनका पालन पोषण कर रही थी? उसने उन्हें रहने के लिए आश्रय दे रखा था। शायद उन्हें डर था कि अंबिका की शादी हुई तो वे घर से बेघर हो जाएंगे और उनकी आमदनी का जरिया भी जाता रहेगा।
अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अंबिका की खुशियों का गला घोटा था। लेकिन अब और नहीं। अंबिका अब किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगी। अब वे किसी के इशारों पर नहीं नाचेगी। वे यंत्रवत उठी और टेलीफोन की ओर बढ़ी। हेलो, उधर से महीन बोला। अरे अंबिका, तुम कहो, कैसे याद किया? महीन, हमारी शादी कब की तय है? उसने सूखे कंठ से पूछा। अरे, यह भी भूल गई क्या? अगले रविवार को ही तो है हमारा गठबंधन। महीन, क्या तुम अभी इसी वक्त शादी नहीं कर सकते? यह क्या कह रही हो? शादी के कार्ड बांटे जा चुके हैं। सगे संबंधियों का जमघट होगा। महीन, हमें किसी शोर शराबे की क्या आवश्यकता है? चलो ना, हम अभी शादी कर लेते हैं किसी मंदिर में। लेकिन इस उतावलेपन की वजह? महीन का आश्चर्य से भरा स्वर उभरा। नहीं जानती, नहीं बता सकती। बस इतना ही जानती हूँ कि अब तुमसे एक पल का विछोह बर्दाश्त के बाहर है। अब ये दूरी असह्य है। मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ, जल्द से जल्द। प्लीज़ महीन, मेरी इतनी सी बात रख लो। बोलो, आओगे ना? मैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में तुम्हारी राह देख रही हूँ। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। अंबिका सांस रोके वहीं खड़ी रही। उसे लगा कुछ ही पल में एक युग बीत गया हो। फिर उसने सुना, महीन कह रहा था, मैं आ रहा हूँ।